इन द कंट्री, वेरी गुड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड विद इन द कंट्री। एग्रीगेट का मतलब ही क्या होता है, टोटल होता है, राइट। Aggregate demand. Aggregate demand refers to total demand of final goods and services in the economic during the accounting year. Accounting year में, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस के टाइम पे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड किया गया है, दैट्स कॉल्ड इज एग्रीगेट डिमांड। स्क्रीन शेयर हो रहा ना आप लोग को? बाकी लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है। आप लोग, बाकी लोग जो रोल नंबर नहीं देखूंगा उसको ग्रुप से लेफ्ट कर दूंगा मैं। ओके, so aggregate demand refers to total demand of the final goods and services in the economic during the accounting year. एक साल में, अगर अकाउंटिंग ईयर का बात करें, एक साल में इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से, इकोनॉमिक टाइम के हिसाब से जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड किया गया है, दैट्स ऑल इज रिफर्स एज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन एक्स एंटे, मतलब प्लांट के हिसाब से, कंजम्पशंस एंड एक्स एंड प्लांट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, investment that all sectors of economic are willing to incur at each income level. In terms of Keynes, aggregate demand refers to total amount of money. अगर Keynes के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच द बायर आर रेडी टू स्पेंड। जहां पे बायर क्या होता है, खर्चा करने के लिए रेडी होता है। खर्चा करने का मतलब परचेज करना गुड्स एंड सर्विसेज को, प्रोड्यूस, खर्चा करने का भी होता है कि प्रोड्यूस करना, गुड्स बनाना। इन इकोनॉमिक ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, it should kept in mind that Keynes measure aggregate demand does not in terms of physical goods and services but as a part of income that society is ready to spend. अब फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पे उसने पॉइंट आउट नहीं टारगेट किया है, बट सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि अगर आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, खर्चा करके प्रोडक्शन कर रहे हो, तो सोसाइटी क्या उस प्रोडक्शन को खरीदने के लिए रेडी है, क्या उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी है? यही है एग्रीगेट डिमांड। ऑफ कोर्स इंडिया में उन्हीं चीज का प्रोडक्शन होता है जिनका वो डिमांड करते हैं, या इन सेंस, कॉमन सेंस में देखा जाए, प्रोड्यूसर्स वही प्रोड्यूस करते हैं जिनका लोगों में डिमांड होता है, राइट रॉन्ग? तो स्पेंड करने का मतलब वेदर यू कैन परचेस, वेदर यू कैन प्रोड्यूस, या तो आप खरीद सको या तो आप प्रोड्यूस कर सको, क्योंकि दोनों में क्या होता है, खर्चा ही होता है, स्पेंड करते हो आप लोग। तो एक कंजम्पशन करने के टाइम पे भी बात होता है और एक इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे भी बात होता है। यस रोल नंबर 10, वेरी गुड। डिमांड इज इफेक्टिव टू डिजायर सपोर्ट बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, ठीक है, वो डिमांड का बात है, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। बट एग्रीगेट डिमांड का बात क्या हो रहा है कि सोसाइटी खर्चा कर रही है कि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो, सपोज आप एंटरप्रेन्योर हो, आप जो प्रोड्यूस करोगे क्या सोसाइटी उसका डिमांड करेगी? अगर करेगी तो कितना प्रोड्यूस करोगे, हाउ मच यू प्रोड्यूस? नहीं करेगी तो भी आप करोगे क्या? नहीं करोगे। आप ऐसी चीजों का प्रोड्यूस नहीं करोगे जिसका डिमांड सोसाइटी में नहीं है, क्यों आप अपना लॉस करके लोगे, राइट? तो यही होता है कि सोसाइटी या कंज्यूमर्स कितना डिमांड करते हैं और उसके लिए कितना खर्चा करते हैं। दे आर एबल टू परचेस और दे आर एबल टू प्रोड्यूस, यही है एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अब अगर कंपोनेंट्स का बात करें तो इसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं, एक कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट और एक गवर्नमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड में 3 कंपोनेंट्स आते हैं, 3 कंपोनेंट्स। प्राइवेट का मतलब होता है हाउस होल्ड का मतलब होता है कंजम्पशन, जहां पे कंज्यूम होता है। सोसाइटी क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, गुड्स परचेस करते हैं, गुड्स को यूज करते हैं, खर्चा करते हैं उसके ऊपर। द टोटल एक्सपेंडिचर, जो खर्चा होता है, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री, जितने भी घर हैं कंट्रीज में, ठीक है, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, वो जो खर्चा करते हैं उनका टोटल एक्सपेंडिचर ऑन देयर पर्सनल कंजम्पशन इज नोन एज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तुम जो चीज खरीदते हो, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, खाने की चीजें, ठीक है, मेकअप की चीजें, एक्सपेंडिचर की चीजें, जो भी तुम खरीदते हो उनका डिमांड ही बहुत ज्यादा है, और जो तुम खरीदते हो वही तुम्हारे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब तुम्हारे पास पैसा है, तुम खरीद रहे हो, तुम उन चीजों का डिमांड कर रहे हो।
अगर डिमांड नहीं होता, इन केस डिमांड नहीं होता, तो ब्रांडेड चीजें इंडिया में आती क्या? नहीं। अगर डिमांड नहीं होता तो क्या मैकडोनल्ड्स रहते? फास्ट फूड रहते हैं इंडिया में? फिर वही चपाती के ऊपर वो सब वेजिटेबल डाल के रोल करके खाते थे तुम लोग, जिसको हम लोग वेज रोल बोलते हैं। मार्केट में निकलो तो जैसे जैसे आप लोग डिमांड कर रहे हो, जिन चीजों के बारे में खर्चा कर रहे हो, वही चीजें बढ़ती जा रही है, उन्हीं का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, राइट? इसी को बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप खर्चा कर रहे हो इसका मतलब आप डिमांड कर रहे हो, तो वही देखा जाता है टोटल खर्चा, टोटल डिमांड, कंज्यूम्स कितना हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर्स के लोग कितना खर्चा कर रहे हैं उन चीजों को डिमांड करने के लिए। कंजम्पशन डिमांड डिपेंड मेनली ऑन डिस्पोजेबल इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। डिस्पोजेबल इनकम, आप उस चीजों के लिए कितना अपना इनकम खर्चा कर रहे हो और कितना खरीद रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। तो ये दो चीजों पे निर्भर करता है, डिस्पोजेबल इनकम, आप अपने इनकम का कितना डिस्पोज कर रहे हो उसके लिए, परचेस करने के लिए, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और कितना कंज्यूम कर रहे हो, खरीद रहे हो, एज पर योर कैपेसिटी और नॉट। तो ये है कंजम्पशन डिमांड। इन्वेस्टमेंट डिमांड, इन्वेस्टमेंट में भी खर्चा ही होता है। देखो, आप कंज्यूम करोगे तो आप खर्चा कर रहे हो, आप चलो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी आप खर्चा ही कर रहे हो। आपने मशीन खरीद के लाया, इफ यू आर परचेजिंग द मशीन, चलो मशीन का जाना दो, आपने मोबाइल खरीदा, आज सबके पास, जितने भी ज्वाइन दिए हैं और ज्वाइन नहीं भी हुए, हर घर में अगर 2-3 लोग हैं तो 2-3 लोग के पास मोबाइल है, ईच पर्सन के पास मोबाइल है, राइट? इसका मतलब क्या है? एबिलिटी है परचेस करने की, एबिलिटी है परचेस करने की, ठीक है। मोबाइल डिमांड करते हो इसलिए मोबाइल का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, लॉट्स ऑफ मोबाइल बन गए हैं, इतने स्मार्टफोन बन गए, इतने मोबाइल बन गए हैं। पहले तो देखने को भी नहीं मिलता था कि 4-5 साल पहले किसके पास मोबाइल रहेगा कि नहीं रहेगा। 8-10 साल पहले अगर बात करें किसी के पास, तो ऐसा सोचने को भी नहीं था कि किसी के पास, सबके पास स्मार्टफोन रहेगा कि नहीं रहेगा। आज जो कंडीशन सबके पास है, ठीक है, इसका मतलब कंजम्पशन ज्यादा बढ़ रहा है। ओके। अब इन्वेस्टमेंट, आपने मोबाइल खरीद लिया, चलो आपने एक तरह का इन्वेस्टमेंट कर लिया। आपने मशीन खरीद लिया, मशीन पे खरीद लिया मतलब कि आपने खर्चा ही किया ना। यू नो द कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपको रिटर्न में कुछ नहीं देता, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें भी खर्चा ही करते हो बट बेनिफिट के लिए खर्चा करते हो, राइट? तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, आपने खर्चा किया है लेकिन किसी चीज पे खर्चा किया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड रिफर्स टू द डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो कैपिटल गुड्स पे खर्चा करते हैं, इन एडिशन टू एक्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल असेट्स सच एज मशीन, टूल्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, लैंड वगैरह। इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड अपॉन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट रेट, आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हो, उस पर इंटरेस्ट कमाते रहते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज टू टाइप्स, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अभी डिफरेंस क्या है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, वी कैन रिफर, आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा खर्चा हो गया। पहला खर्चा आप कंज्यूम करने के लिए करते हो, ठीक है। दूसरा खर्चा आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए करते हो। तीसरा खर्चा गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट, government demand for goods and services X curve is upward sloping, right up to right, sorry, rise up to right. In modern economy, government is an important buyer of the goods and services. गवर्नमेंट ही तुम्हारे लिए लेके आती है, गवर्नमेंट ही खर्चा करती है, तुम लोग इन चीजों पे खर्चा करो, गवर्नमेंट ही पहले खर्चा करती है, फिर जाके तुम्हारे पास, तुम उस चीजों के लिए खर्चा करते हो। It is income elastic. It is not affected by change in income level. The volume of autonomous investment is same at all level of income. It curves the straight line parallel to horizontal axis. The government demand may be account of public needs, जैसे कि आपको रोड चाहिए, गवर्नमेंट रोड के लिए खर्चा कर दी, स्कूल्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, पावर्स चाहिए, इरिगेशन चाहिए, ये सब मेंटेनेंस जो डिफेंस का है, ये सब चीजों के लिए कौन खर्चा करती है? गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो ये तीन चीजों का खर्चा, क्योंकि तीन चीजों का डिमांड बहुत ज्यादा है। आपको डेली चीज के लिए खर्चा करना है, मतलब जो खाना पीना है उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी आपका खर्चा है, और एक चीजों पर गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है। तो तीन चीजों का खर्चा मतलब तीन चीजों का डिमांड, इन तीनों का डिमांड का टोटल इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। डिमांड फॉर नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट। अब नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट की बात करें हम लोग,
ये चौथा कंपोनेंट है। नेट एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट द फॉरेन डिमांड ऑफ गुड्स। आप जो फॉरेन से डिमांड करते हो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो भी आपके इसमें आता है। आप इंडिया के अंदर खर्चा करते हो, ठीक है, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, आप इंडिया गवर्नमेंट आपकी इंडिया में खर्चा करती है, ठीक है। कभी कभी इन्वेस्टर्स भी बाहर से खर्चा करते हैं, बाहर के लिए खर्चा करते हैं, बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडीआई में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, फॉरेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसके लिए भी खर्चा करते हैं। तो ये चीज़ें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी काम आती है एज अ डिमांड करने के लिए। व्हेन द एक्सपोर्ट एक्सिट इंपोर्ट, जब कभी अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है, नेट एक्सपोर्ट इज पॉजिटिव, मतलब आपका फिर एक्सपोर्ट पॉजिटिव रहता है। अगर कभी आपका इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो आपका निगेटिव हो जाता है, मतलब आपका इनकम कम है, एक्सपेंस ज्यादा है। Export and import of the country are influenced by the number of factors such as foreign trade policy, exchange rate, price and equality, price and quality of the goods, etc. Aggregate demand consists the types of 4 types of demand. AD is equal to C plus I plus G plus X minus M. Consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure plus export minus import. However, the sake of simplicity, Keynes include only 2 types. तो केन्स ने कितने टाइप्स का बताया? सिर्फ 2 टाइप्स का, एक कंजम्पशन डिमांड और एक इन्वेस्टमेंट डिमांड, बस। ये केन्स के अकॉर्डिंग आता है। एग्रीगेट डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड कर्व। अगर हम शेड्यूल कर्व का देखें, डायग्राम का देखें, तो नेशनल इनकम अगर हम मानते हैं 0 है, कंजम्पशन 20, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 20, ऑटोनोमस देखो हम जगह पे सेम ही है, सेम ही रखा है। और एग्रीगेट डिमांड मतलब आपका कंजम्पशन, आपका इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट कितना करते हो। आपका इनकम बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ गया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट उतना ही है। इनकम और बढ़ गया, कंजम्पशन थोड़ा और बढ़ गया, ठीक है। मतलब जैसे 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 आपका इनकम बढ़ते जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, बट एट अ लोअर रेट। ये आपने सुना रहेगा, आपका इनकम बढ़ा, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, बट एट लोअर रेट। और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगा। यहाँ पे सेम रखा है ऑटोनोमस, इसके लिए बोला 2 इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होते हैं, एक ऑटोनोमस, एक सॉरी इंड्यूस और ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब फिक्स्ड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स रहता है, ठीक है। फिर आपका जब इनकम 50 पे आ गया, तो आपका कंजम्पशन थोड़ा कम हो गया, जिससे आपका थोड़ा सेविंग बढ़ गया। यहाँ पे सेविंग जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन में, हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें देखेंगे कि किस तरह से हमारा इनकम बढ़ता है, एक्सपेंस भी बढ़ता है, लेकिन एट लोअर रेट। उस पे से जो बचता है वो हमारा सेविंग होता है, और सेविंग से हमारा इन्वेस्टमेंट क्रिएट होता है। वी कैन सी दिस पॉइंट एट द नेक्स्ट चैप्टर। एज पर डायग्राम आप लोग देख सकते हो, एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड, रेज फ्रॉम अपवर्ड राइट साइड। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एग्रीगेट डिमांड? समझा आप लोग को? अब अगर हम एग्रीगेट डिमांड का बात कर लिए हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई भी देख लेते हैं। अगर आपकी कंट्री में डिमांड ही नहीं होगा, तो क्या आपकी कंट्री में सप्लाई होगा? नहीं। डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई क्या होगा? डिमांड जहां ज्यादा होता है, सप्लाई भी वहीं ज्यादा होता है। अंडरस्टैंड? जहां डिमांड ज्यादा होगा वहां सप्लाई ज्यादा होगा, जहां डिमांड कम है वहां सप्लाई भी कम होगा। ये आप लोग ने पहले ही सीख लिया है। सेग्रीगेट सप्लाई देखते हैं। एनीबॉडी कैन रीड द फर्स्ट पॉइंट? Yes, sir. The concept of aggregate supply is related with the total supply of goods and services by all the producers in an economic. 4 factor of production like land, labor, capital, enterprise are required for the production of goods and services. Producers pay rent to lend wages and salaries. Sorry, sir. एक सेकेंड. Yes, sir.
Producers pay rent to land, wages and salaries to labor, interest to capital, and profits to the entrepreneur for their services in production. This payment is factor cost from producer's point of view and factor income from factor on owner angle. Second, thus aggregate supply is total amount of money value of goods and services which is paid to the factor of production against their factor services. That all the producers are willing to supply in an economic. In other words, it is the total cost of production of goods and services produced in a country, or it is the value of net national product at a factor cost. NNPFC. Thus, the main components of aggregate supply are aggregate supply. Keynes assumed his economic to be a closed capitalist economic, and whenever any economic is closed capitalist, then net factor income from abroad NFAIA is zero. National income NNPFC domestic income net factor income from abroad national income is equal to domestic income plus zero. In short, aggregate supply is equal to NNPFC is equal to PFC is equal to factor income is equal to rent plus interest plus wages plus profit. D. As we know, income is either consumed or saved. Hence, for the sake of simplicity, Keynes has regarded only two main constituents of aggregate supply. AS is equal to C plus S. ओके, वेरी गुड। एग्रीगेट डिमांड तो हम लोग ने देख लिया। अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो हम सप्लाई करना चाहते हैं वो सप्लाई क्या है? वो सप्लाई है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आप जितना इन चीजों को सप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा आप डिमांड को पूरा कर पाओगे। अब ये लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? इनका रोल क्या होता है? इनका रोल होता है टोटल आउटपुट तैयार करना वैल्यूज के रूप में। तो समझा क्या? अगर आप डिमांड कर रहे हो किसी प्रोडक्ट का, सपोज आप मोबाइल फोन का डिमांड कर रहे हो, मोबाइल फोन बनाएगा कौन? लेबर बनाएंगे ना। लेबर अकेला बनाएगा क्या मोबाइल फोन? लेबर के साथ साथ और कौन कौन चाहिए, और क्या क्या फैक्टर्स चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आप डिमांड कर रहे हो मोबाइल फोन, ठीक है, तो मोबाइल फोन को बनाने के लिए क्या चाहिए? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब इनका सप्लाई ज्यादा होगा मार्केट में, दे आर यूजिंग देयर, अगर इनका सर्विसेज ज्यादा लेंगे हम लोग तो ये सब ज्यादा करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर उनके इस रूप में सप्लाई ज्यादा हो सकता है। अंडरस्टैंड? तो आप जिन चीजों का डिमांड करते हो, जो कंट्री जिन चीजों का डिमांड करती है, अगर उन चीजों के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगा दिया जाए काम पे, तो ही डिमांड पूरा हो सकता है, तो ही आप लोग का डिमांड घर बैठे पूरा हो सकता है, राइट? यस। सो एग्रीगेट डिमांड क्या बोलता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई is related with the total supply of goods and services by all producers। जितने भी producers हैं इन अ कंट्री में, उनका टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना है? क्योंकि वो जितना सप्लाई करेंगे इसका मतलब डिमांड उतना ही ज्यादा हो रहा है। और वो सप्लाई क्या होता है? 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस मतलब एंटरप्रेन्योर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्हीं से तो बनता है जो भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज तैयार होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स के हेल्प से ही तैयार होता है। प्रोड्यूसर्स पे करते हैं रेंट लैंड को, वेजेस किसको? वेजेस एंड सैलरी किसको पे करते हैं? लेबर्स को। इंटरेस्ट कैपिटल पे, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर्स के लिए। उनके सर्विसेज यूज करने के बाद लैंड यूज किया, रेंट तैयार हो गया, लेबर को यूज किया, ठीक है, वेजेस एंड सैलरी तैयार हो गए, कैपिटल यूज किया, इंटरेस्ट तैयार हो गया, एंटरप्रेन्योर ने मेहनत किया, प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, और सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके। दिस पेमेंट ऑफ फैक्टर्स कॉस्ट, इन्हीं पेमेंट को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू।
प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बोलेंगे फैक्टर्स कॉस्ट, और फैक्टर इनकम बोलेंगे फैक्टर ओनर के एंगल से, मतलब जो लेबर है वो इनकम कमा रहे हैं, जो इनका लैंड है वो रेंट कमा रहा है, जिसने कैपिटल लगाया वो इंटरेस्ट कमा रहा है, और जो एंटरप्रेन्योर वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो फैक्टर ओनर के एंगल से अगर बोले तो वो लोग इनकम कमा रहे हैं, और अगर प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो फैक्टर कॉस्ट इनका खर्चा कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए। Thus the aggregate supply is the total amount of money, value of goods and services, which is point to the factors of productions against their factors of services. All that producers are willing to supply in economic. In other words, is the total cost of production of goods and services produced in economic, or it is the value of the net national product at a factor cost. NNPFC. Thus the main components of aggregate supply को 4 components रखा है। 4 components हमारे पास aggregate demand में भी थे, आपका कंजम्पशन, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका गवर्नमेंट और प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। उसी तरह से 4 कंपोनेंट्स यहाँ भी रखे गए हैं। द फंक्शन रिलेटेड विद वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। aggregate supply is equal to wages plus rent plus interest plus profit is equal to compensation of employees plus operating surplus, means net domestic product factor cost, और NNP net national product at factor cost, जिसमें हम लोग 2 तैयार होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब इनकम के साथ साथ कंजम्पशन भी होता है और सेविंग भी होता है, डिपेंड अपॉन द इनकम। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। केन्स अज्यूम करता है, Keynes assumed his economic to be closed capitalist economic. Whenever any economic is closed capitalist, जब कभी कोई economic closed capitalist होता है, उसका मतलब then the net factor income from abroad is zero. इसका मतलब abroad से, आपका बाहर से किसी भी तरह का कोई इनकम नहीं है, क्योंकि आप क्लोज इकोनॉमिक में हो। और क्लोज इकोनॉमिक का मतलब तो आप लोग को जानते ही हो। क्लोज इकोनॉमिक का मतलब जिसके अंदर हमारे पास फॉरेन या फॉरेन से तो कोई टाई अप नहीं या कोई अटैचमेंट नहीं है, हमारा इनकम में ही जनरेट हो, हमारा कंट्री के अंदर ही जनरेट हो रहा है, कंट्री के अंदर ही हम कमा रहे हैं, हमारा फॉरेन से किसी का कोई लेना देना नहीं है, राइट। इसको क्लोज इकोनॉमिक बोलते हैं। तो जब कभी हम बात करें क्लोज इकोनॉमिक का, तो आप लोग समझ जाओ कि जो फैक्टर इनकम है वो जीरो रहता है। तो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब आपका जो डोमेस्टिक इनकम रहेगा वो अमाउंट, और जो आपका फैक्टर इनकम अब्रॉड से रहेगा उसका जीरो अमाउंट ऐड कर दो, आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट। ये डोमेस्टिक से जनरेट किया गया इनकम है, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपका जीरो है। एज वी नो, इनकम इज आइदर कंज्यूम, हमारा इनकम या तो हम खर्चा करते हैं या तो हम सेव करते हैं, या तो दोनों भी करते हैं। Hence, the sake of the simplicity, Keynes has regarded only 2 main constituent of the aggregate supply. 2 मेन पे पॉइंट ऑफ रखा है, एक कंजम्पशंस पे और एक सेविंग पे। आपका इनकम आप कितना कंज्यूम करते हो और कितना सेविंग करते हो। मान लो आपका इनकम जीरो है, आपका खर्चा ज्यादा है। भाई आपके घर में अगर 2-3 लोग हैं, कमाने वाला 1 है, खर्चा करने वाले 3 है, तो आपको पता चलेगा कि खर्चा सब होता है, बचता कुछ नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो खर्चा तो हमको करना ही है, रोटी कपड़ा मकान पे, ठीक है। तो जीरो इनकम है, आपका कंजम्पशन ज्यादा है, आपका सेविंग निगेटिव है, कुछ भी सेविंग नहीं होगा। आपका इनकम बढ़ गया, खर्चा थोड़ा बढ़ गया, पहले तो 20 था ही, तो उससे और बढ़ जाएगा, आपका डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो एट लो रेट के हिसाब से बढ़ेगा, तो सेविंग थोड़ा निगेटिव रहेगा, सेविंग नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा कम। फिर 20, 30, 40 जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, आपका खर्चा भी बढ़ेगा, बट लोअर रेट पे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपका इनकम बहुत ज्यादा है, आप सोचोगे यार मेरे पास बहुत पैसा है, कहाँ खर्चा करूं, एक पॉइंट ऐसा आएगा आपके पास। अभी का आपका पॉइंट क्या है, आपकी जब तक जरूरत रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, आपका जरूरत का डिमांड पूरा नहीं होता, तब तक आपके पास ज्यादा सेविंग नहीं बचेगा, राइट। आप अभी उस स्टेज पे हो कि आपके पास जितना भी इनकम आ जाए, आप सबसे पहले अपनी जरूरतों को पूरी करोगे, रोटी कपड़ा मकान गाड़ी और ऐसा आप लेने की कोशिश करोगे, अपने जो नेसेसिटीज चीजें हैं उसे फुलफिल होने की कोशिश करोगे। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा, आपका इनकम इतना बढ़ जाएगा, आप सोचोगे यार आप खर्चा करने के लिए कहीं नहीं है, तो फालतू में खर्चा करते, कहीं इन्वेस्ट करते, कहीं ये करते, तो आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट तैयार हो जाता है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। यही है एग्रीगेट सप्लाई, जो 2 चीजों पर निर्भर करता है, कंजम्पशन और सेविंग। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा,
लोअर रेट आपका कंजम्पशन बढ़ते जाएगा, बट इंक्रीज हाई रेट ऑफ इनकम का सेविंग बढ़ते जाएगा. तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडेस कॉन्सेप्ट? समझा आप लोग को एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई? ओके. अगर हम डिटरमिनेंट्स का बात करें, डिटरमिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड या फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, जो हमारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड को, वो कौन से डिटरमिनेंट्स है? आपका इनकम, आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका मिला के इफेक्टिव डिमांड. अब अगर इफेक्टिव डिमांड का बात करें तो इफेक्टिव डिमांड में दो डिमांड होते हैं. हमने जैसे अभी देखा, इफेक्टिव डिमांड में दो डिमांड होते हैं. इफेक्टिव डिमांड इज इक्वल टू एडी प्लस एएस. एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड. वेरी गुड. और एएस का मतलब, मेरा नाम मत लिख देना वहां पे, एग्रीगेट सप्लाई. यस. सो हमारा इफेक्टिव डिमांड दो चीजों से बनता है, एक एग्रीगेट डिमांड और एक एग्रीगेट सप्लाई. ओके. एग्रीगेट डिमांड में कितने कंपोनेंट्स हैं? हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन एग्रीगेट डिमांड? 4. फर्स्ट कंपोनेंट का नाम बताओ. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलो. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ऑल ऑफ यू, बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, ओनली 2-3 स्टूडेंट हैज रिप्लाइड. बाकी लोग क्या कर रहे हो? फर्स्ट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सेकंड क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. थर्ड क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. एंड फोर्थ वन डिमांड फॉर नेट एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट. ये चार कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड के. अगर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है? कौन से दो कंपोनेंट पे डिपेंड करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो कंपोनेंट पे डिपेंड करता है. आपको अभी रिसेंटली मैंने बताया था. एक होता है आपकी इनकम और एक होता है आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. आपके इनकम से आप कितना खर्चा करते हो, राइट? आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो कंपोनेंट्स आते हैं, आपका इनकम और आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. आप उस इनकम से आप कितना खर्चा करते हो, आपका इनकम कितना, आपका खर्चा कितना है. समझ में आ रहा है आप लोग को? ये सब अभी मैंने जस्ट पढ़ाया. तो जिस तरह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो कंपोनेंट्स थे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में भी दो कंपोनेंट्स आते हैं. दो मेन चीजों पे निर्भर करता है. आपका इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स. वो तो आपको पता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम लोग दो पॉइंट निकालते हैं. एक आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो भाग पे निर्भर करता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाते हो, और आप कितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हो. अंडरस्टूड?
अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप फर्म चला रहे हो तो आपको सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात करें, अगर आपकी कंपनी है, आप उस कंपनी के बॉस हो, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपनी में लोग पैसा लगाएंगे। ठीक है। अगर सपोज आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया एज ए इन्वेस्टर्स, तो आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा एज डिमांड फॉर द मनी। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये था एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स। एग्रीगेट सप्लाई के कितने कंपोनेंट्स हैं? एग्रीगेट सप्लाई के 4 कंपोनेंट्स हैं। ओके, कौन से? वेजेस, रेंट, वेरी गुड, अगेन इंटरेस्ट, और एक प्रॉफिट्स। तो केन्स ने इसको कन्वर्ट करके किस में कर दिया है? 2 में कन्वर्ट कर दिया है। कौन से नाम है वो? दो कौन से नाम हैं? एक तो है आपका कंजम्पशन, और ये आपका सेविंग है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। इन शॉर्ट, अगर हम केन्स का बात करें एग्रीगेट डिमांड में, तो एडी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टैंड? एग्रीगेट सप्लाई में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना रहता है? 0। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड। ओके, चलो, वेरी गुड। फॉलोइंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जिसमें हम लोग देखेंगे सी प्लस आई प्लस जी। ऑलरेडी वी हैव सीन दिस। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होता है जहाँ पे लोग ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स खरीदने का कोशिश खरीदते हैं अपने लाइफस्टाइल को जीने के लिए। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? जहाँ पे लोग असेट्स खरीदते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। और एक्स माइनस एक्स नेक्स्ट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट, जहाँ पे हम इनकम कमाते हैं फॉर द वे ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कंपेरेटिव राइस, क्वालिटी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से हम लोग डीलिंग करते हैं। राइट? दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू दिस कॉन्सेप्ट?